घरेलू बाजार में सोने के दाम तो कम हो गए हैं, लेकिन मांग में क्या अभी भी दम है? क्या उस तरह की डिमांड की रिपोर्ट है? Q2 की डिमांड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। वो है सचिन जैन, रीजनल CEO इंडिया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से। शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ग्लोबल डिमांड को लेकर होगा। Q2 की जो डिमांड की रिपोर्ट आप लोगों ने जारी की है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? कौन से ऐसे सेगमेंट्स थे जहां पर अच्छी डिमांड दिखी है और आगे के लिए बेहतर संकेत मिल रहा है, और कहां आपको लगा जहां सुस्ती दिख रही है? तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपके द्वारा मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा क्या हो रहा है गोल्ड के बारे में। नमस्कार। जो क्वार्टर टू में हमने देखा है कि जो टोटल डिमांड रही है वो आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर टू हमने देखा है, जो अभी तक में हमने रिकॉर्डेड उसमें हमारे उसमें आया है। इसके कई सारे जरिए हैं, कई सारे इसकी डिटेल्स अगर आप चाहें। एक तो इन्वेस्टमेंट का एरिया अगर आप देखें तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी बरकरार रही ग्लोबल मुद्दे में मैं बता रहा हूँ। हमने ज्वेलरी डिमांड ड्रॉप देखी। हमने ईटीएफ जो पहले क्वार्टर में तो काफी ज्यादा लिक्विडेट हुए थे, काफी इनकैश हुए थे, उनमें एक स्थिरता देखी, सिर्फ एक 7 टर्म का डिफरेंस देखा। और चौथा जो एक एरिया हमने देखा वो था ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग थी, जो क्वार्टर वन में बहुत एक्सेलरेट थी। क्वार्टर टू में हमने उसको थोड़ा स्लो देखा, लेकिन फिर भी 6% की बढ़ोतरी हमने उनसे देखी। और लास्टली टेक्नोलॉजिकल डिमांड करीब 11% ऊपर गई, मोस्टली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चिप्स बन रही हैं या फिर हाई एंड स्मार्टफोन्स बन रहे हैं उसके जरिए ना। ये हमने एक ओवरऑल देखा। मगर आपका जो क्वेश्चन था कि आगे इससे ग्लोबल जरिए पे हम क्या देखना चाहते हैं, तो एक वेस्टर्न डिमांड और ईस्टर्न डिमांड को मैं दो तरह से ब्रेक करूंगा। वेस्टर्न डिमांड जो लार्जली ईटीएफ रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड थी, हमने एक इन्वेस्टर एक कैटेगरी से बाहर जाता हुआ देखा जो इन कैश कर रहा था। और हमारा एक एक हमारा जो आगे का जरिया, जो हमारी प्रोजेक्शन है कि वेस्टर्न एक इन्वेस्टर वापस कैटेगरी में आना शुरू हो गया है। और क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में हम एक बढ़ोतरी इस एरिया में जरूर देखेंगे। नंबर टू, आपकी अगर आप देखें सेंट्रल बैंक्स बाइंग, इस पे जरा क्लोज आई रख के हम लोग उसको उसको देखते हैं कैसे उसकी बढ़ोतरी होती है। हमारा जो एक पीछे हमने एक एक सर्वे किया था सेंट्रल बैंक्स का जो पब्लिक डोमेन पे है, उसमें हमने करीब 70% जो सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली हैं उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि वो अपनी इंडिकेशन और इन्वेस्टमेंट गोल में बढ़ाएंगे। और नंबर तीन, जो ज्वेलरी डिमांड है, जो लार्जली अगर मैं बताऊं आपको कि क्वार्टर में चाइना में हमने करीब 35 से 40% डिमांड ड्रॉप देखी। इंडिया में करीब 17% हमने ड्रॉप देखी। जो ये एक एक्सेल जो ड्रॉप है, हमारा सोचना ये है कि जो रीसेंट चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करे हैं इन द रीसेंट बजट, उससे एक रिटेल इन्वेस्टर जो एक खरीदारी करता है ज्वेलरी की, उसमें एक ग्रोथ देखेंगे। और जो इनिशियल जो उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं रिटेल फ्लोर से, काफी स्ट्रॉन्ग है। और हमारा सोचना है कि क्वार्टर थ्री से एक्सेलरेट होके क्वार्टर फोर इस साल एक हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण एक समय रहेगा जिसमें कंजम्पशन गोल्ड विल गो। सर, अब सेंट्रल बैंक की डिमांड की बातचीत कर रहे थे, तो सेंट्रल बैंक की डिमांड तो ऐसे बढ़ी है लेकिन पिछली तिमाही से ये कम मांग हो रही है। आगे को लेकर क्या ये रिपोर्ट आ रही है? आप लोगों ने एक सर्वे भी किया था, वो सर्वे की रिपोर्ट क्या है? क्या लग रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा ड्राइवर होगा और एक मजबूत हाथों में अगर गोल्ड रहता है तो लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। तो क्या लग रहा है, वो सर्वे क्या संकेत दे रहा है? बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा ये। और हमारा इस सर्वे जो था, ये सारे सेंट्रल बैंक ग्लोबली हम लोग एक रिपोर्ट लेके आते हैं और उनको समझते हैं कि उनका एक आउटलुक क्या है। करीब जैसे मैंने बोला, करीब 65 से 70% सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली एक इन्होंने इंडिकेट किया है कि उनकी रिजर्व सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग गोल्ड को लेके रहेगी वो बढ़ेगी। ये हमने इंडिकेशन देखा है। कुछ बैंक जैसे चाइना है, उनको हमने ऑलरेडी देखा है कि पिछली तिमाही में उनकी डिमांड काफी स्लो रही, उन्होंने नहीं बाइंग करी। और ये एक क्लोज वॉच हमें करना पड़ेगा कि पूरे एक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। इसका जो एक कनेक्शन आप देखते हैं हमेशा रहता है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन किस प्रकार से चल रही है। तो एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है पिछली तिमाही में, और अगली दो तिमाही में जो इंडिकेटेड है वो भी सेम ही जो एक फ्रेजिलिटी है वो रहेगी। और इसके जरिए में हम सोचना है हमारा ये है कि सेंट्रल बैंक इवन अगर थोड़ी कम होती है, एक बरकरार रहनी चाहिए टू क्वार्टर टू। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंक देखें
तो उन्होंने पिछले क्वार्टर में फिर 19 टन एक सोना ऐड किया है अपने उसमें। अगर आप पोलैंड के रिजर्व बैंक को, सेंट्रल बैंक को देखें, उनकी बाइंग काफी बढ़ी है। तो हमारा सोचना है एक ग्लोबल जरिए पे ये बहुत मतलब ये शुड बी स्टेबल और बिल्कुल कम और बिल्कुल जैसे जीरो या कम नहीं होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए इसमें। अच्छी बात है सर। ईटीएफ की अगर बात करें तो ईटीएफ अभी भी उस तरह की बाइंग नहीं आ रही है क्या? लोगों का रुझान कम है, जागरूकता कम है? बहुत सारे छोटे देश ऐसे होंगे जहां पर जागरूकता भी कम होगी। क्या हो रहा है? गोल्ड ईटीएफ का दायरा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों इस तरह की डिमांड में सुस्ती है? बहुत जगह तो स्लो डाउन भी दिख रहे हैं। जैसे अब आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि जैसे स्लो डाउन के अगर आप देखें तो कई सारे लोगों ने इनकैश आउट किया। क्वार्टर वन में हमने देखा कि काफी इनकैशिंग ईटीएफ को लेकर हुई। अगर हमारे देश की आप बात करें तो आपका जागरूकता जो आपने बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। इसकी नॉलेज एक पब्लिक डोमेन में अभी कम है और एज काउंसिल हम भी इसमें काफी इसमें एनर्जी लगा रहे हैं और लगाएंगे अगले 2 तिमाही में कि एक कंज्यूमर और एक रिटेल इन्वेस्टर को एक आइडिया रहे कि गोल्ड ईटीएफ चीज क्या है और इसकी एक अवेयरनेस बढ़ेगी। मेरे को नहीं मालूम कि बहुत लोगों को ये भी आइडिया है कि ईटीएफ जो गोल्ड का होता है वो फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होता है। इसमें काफी अच्छे एक जरिए हैं और ये एक अवेयरनेस हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हमारा सोचना है कि क्योंकि यंगर इन्वेस्टर काफी डिजिटली savvy होता है, उनका इंक्लिनेशन इस एसेट क्लास को इंक्रीज और कंज्यूम करने में काफी आगे बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से ये अवेयरनेस का इशू ज्यादा है। कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स एटीएफ के हैं जो अभी गोल्ड में नहीं है, वो लोग अभी आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आप देखेंगे और अगले 2 तिमाही में आप इसमें काफी एक एक्शन देखने को मिलेगा जरूर से। सर अब बात इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ कर लेते हैं। इंडिया की अगर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो Q2 में आप लोगों की रिपोर्ट कह रही है कि करीब करीब 150 टन सोने की मांग रही है। क्या लग रहा है? जो पिछले साल से 5% कम है, क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा थे इस वजह से वैल्यू टर्म में ज़रूर ज़्यादा दिख रहा है। और क्या कुछ खास बातें रही इंडिया के डिमांड से? क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या कुछ यहाँ पर लग रहा है जो लोग डिमांड यहाँ पर कम रही? आपने देखें तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट करा कि अगर वैल्यू को आप देखें तो करीब 93,850 करोड़ का इस तिमाही में कंजम्पशन गोल्ड का हुआ है, जो करीब 14% सेम समय ज्यादा रहा है। वाइल वॉल्यूम कम थी लेकिन आपने देखा होगा कि ओवरऑल वैल्यू की वजह से काफी ज्यादा रहा। जो एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी वो है इन्वेस्टमेंट बार्स एंड कॉइन्स का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में रहा, जो एक तरह से करीब 46% वॉल्यूम में ऊपर गया लेकिन वैल्यू में करीब 75% ऊपर गया। इसकी वैल्यू मैं आपको बताना चाहूंगा आपके श्रोताओं को कि इस तिमाही में जो वैल्यू रही वो करीब 27,000 करोड़ की वैल्यू रही है फॉर बार्स एंड कॉइन्स कंजम्पशन। और अगर आप देखिए क्यों हो रहा है, ये क्लियर कॉन्फिडेंस एक इंडियन कंज्यूमर को गोल्ड के प्रति है। एक गोल्ड का जो रिस्पॉन्स आया है, जो रिजल्ट हमें दिया है करीब 12 से 15% का रिजल्ट, प्लस एक जो हमारी पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक जो गोल्ड है उसका एक ये रिजल्ट निकला है। तो हमारा सोचना है कि ये एक की हाईलाइट रही कि इवन वाइल आपकी ज्वेलरी डिमांड थोड़ी कम थी लेकिन इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन में काफी अच्छी बढ़ोतरी दिखी है। एज वी मूव फॉरवर्ड, मोर डिजिटाइजेशन, एज वी मूव फॉरवर्ड, आपने जो एक बहुत बड़ा स्टेप हमारे सरकार ने लिया था टू मेक हॉलमार्क मैंडेटरी 2 साल पहले, उसके अब जिसे कहते हैं फल सामने आ रहे हैं। टियर 3, टियर 4, टियर 5 मार्केट्स में एक कंज्यूमर बहुत कॉन्फिडेंस से आज के दिन एक दुकान में घुस के लेता है ज्वेलरी। तो इन सबके रिजल्ट अगर आप देखें ज्वेलरी में, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एरिया में और ट्रांसपेरेंसी एजुकेशन जो ईटीएफ लेड प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको मिला के हमारा सोचना है अगले 6 महीने में गोल्ड में अच्छी बढ़ोतरी आनी चाहिए। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में जिस तरह की कटौती की गई थी बाजार के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा थी। भारत के लिहाज से मैं बातचीत कर रहा हूं, क्या लग रहा है क्या आने वाले समय में इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ेंगे? क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी लाइंड अप है, ज्वेलर्स की भी तैयारी होगी, बड़े इवेंट्स भी होने हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह के इंपोर्ट नंबर आने वाले समय में दिखेंगे? ये Q2 के नंबर्स तो आप दिख रहे हैं, वो भी ज़्यादा दिख रहे हैं, करीब करीब 8% ज़्यादा दिख रहे हैं Q2 2023 के मुकाबले। क्या बड़े नंबर की संभावना है क्या आगे? हमारा सोचना यह है कि एक तो ये जो भारत सरकार ने एक स्टेप लिया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है। इससे एक जो हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री का जो एक सपना है विकसित भारत 2047 का, एक उसकी तरफ एक बढ़ोतरी है। क्योंकि इसमें एक तो आपने पूरे जो एक नेक्सस है और जो एक स्मगलिंग का एरिया है वो पूरा कटौती हो गई और पूरा सिस्टम व्हाइट इकोनॉमी में चलेगा। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो जो एक बिटवीन रिटेलर्स, जैसे अलग अलग रिटेलर्स अलग अलग पैरिटी पे रहते थे क्योंकि कुछ लोग व्हाइट काम कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, एक तो एवरीबॉडी विल बी टुगेदर। और एक आंकड़े जो सामने आएंगे कि हमारा गोल्ड का रियल जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है,
कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, थोड़ा एक ट्रांसपेरेंटली चीज सामने आएगी, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हम लोग एज ए इंडस्ट्री काफी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत वेलकम स्टेप हमारे लिए रहा है, क्योंकि एक तो हम पैरिटी पे आ गए हैं और जो कंजम्पशन हमारे देश की हमारे देश में रिफ्लेक्ट होगी। सर, अब मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि कहीं जीएसटी में बढ़ोतरी ना कर दी जाए। हालांकि आपके पास भी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस होंगे, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की संभावना बन सकती है क्या? अगर आप पहले जाएं, जब जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन हमारी इंडस्ट्री पे लिया था, जो 3% का लगा था, उसमें बहुत ज्यादा कंसल्टेशन हुई थी, समय लगाया गया था, बड़ी मेच्योर तरीके से पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके इसको इस सरकार ने इसको डिसीजन लिया था। इसमें करीब 1 से 1.25 साल लगा था पहले। अब मेरा सोचना तो ये नहीं है कि इमीडिएटली कोई नीजर्क रिएक्शन के हिसाब से कुछ सरकार करेगी। कोई स्टेप होगा तो पूरी इंडस्ट्री को कंसल्ट करके बहुत टाइमली होगा और बहुत तरीके से होगा। सो मेरे को नहीं लगता कि जो हम हमारे इंडस्ट्री में बातें हो रही है कि ये इमीडिएटली जीएसटी आने वाला है, ये चीजें होने वाली हैं, ये एक नीजर की तरह से सरकार करेगी। इट्स अ मैच्योर्ड स्टेप, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारे देश की सरकार ने लिया है, और इसमें कोई भी चेंजेस आएंगे दैट बी फॉर द गुड, बट पूरे कंसल्टेशन के साथ और करेक्ट स्टेप लिया जाएगा जब भी लिया जाएगा। मेरा सोचना नहीं है कि अभी कुछ इमीडिएटली कोई कुछ को कनेक्ट करना चाहिए। एज एंड व्हेन वी हियर फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसको हमारे को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और मेरा सोचना यह है कि हमारी वॉइस एज अ इंडस्ट्री सरकार लेगी, सुनेगी और समझेगी। अब मैं प्राइस पे आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी का पूरी तरह से एडजस्टमेंट हो गया है अभी भी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी तेजी के बाद, रिकॉर्ड रैली के बाद उस तरह का करेक्शन नहीं दिखा है। आपको लग रहा है कि इस तरह के करेक्शन ड्यू होंगे इंटरनेशनल मार्केट में और उसका असर फिर घरेलू बाजार पर भी दिखेगा, दाम यहाँ और भी कम हो सकते हैं, इस तरह की संभावना है क्या? भाई जो इसमें अगर आप देखें, जो पूरा एटमॉस्फेयर और जो रीजंस जिसकी वजह से गोल्ड में बढ़ोतरी हुई थी, वो रीजन अगर आप देखें, पहला था जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दूसरा था थोड़ा डीडॉलराइजेशन जो हर कंट्री कर रही थी, जिसलिए सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे थे। फिर आप तीसरा देखें जो रिटर्न्स गोल्ड ने दिया है उसको लेके, तो एक ओवरऑल जो एक सर्कमस्टेंसेस गोल्ड के हैं वो फिर भी बहुत स्थिर हैं, काफी स्ट्रांग हैं। तो मतलब हमारा सोचना ये है कि आप इसको जब एक एक वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड को देखें तो बहुत शॉर्ट टर्म से ना देख के थोड़ा लॉन्ग टर्म से देखें। तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में गोल्ड हैज बीन, जो गोल्ड ने डाइवर्सिफिकेशन का एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन का एक मुद्दा दिया है, वो बहुत स्ट्रांग है। और इन द मिड टू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखें तो इट बी अ गुड इन्वेस्टर। आई डू नॉट थिंक कि अगर हम छोटे उसमें देखें कि भाई एक उससे थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम ज्यादा होएगा, लेकिन एक मिड टू लॉन्ग टर्म में आप देखें इसका एक ही डायरेक्शन है। अब एक सवाल होगा इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के बारे में, किस तरह से प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं लोगों के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्या ट्रेंड आप लोग सेंस कर रहे हैं, और किसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लेकर कोई नया इमर्जिंग ट्रेंड है? एक आपने बताया कि टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है इस्तेमाल, वहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। इसी तरह के ट्रेंड्स क्या कुछ इन्वेस्टमेंट में दिख रहे हैं क्या? सचिन जी आपसे ये हमारा सोचना है कि इन्वेस्टमेंट में जो ट्रेंड्स आपने बोले, तो जिससे डिजिटल आप देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट के एक नया, अगर आप उसका डिटेल एनालिसिस करें, काफी यंग इंडिया उसको रिप्रेजेंट करती है। और कोई गोल्ड जो है हमारे देश में कोई नई एक उपलब्धि नहीं है। इट्स बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अ पार्ट ऑफ हमारे परिवार का हिस्सा रही है, हमारी लाइफ का हिस्सा रही है। लेकिन उसको डिजिटाइजेशन जो हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये काफी आगे और बढ़ेगा। डिजिटल गोल्ड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काम काफी हुआ है। हमारा एक सरकार के साथ यही एक अनुरोध है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए, और एक बहुत बड़ा एक स्टेप रहेगा जिससे कॉन्फिडेंटली एक रिटेल इन्वेस्टर या कंज्यूमर गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाएगा। लेकिन डिजिटल इंडिया रेडी हो रहा है, और जिस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और आ रहे हैं, बहुत कई सारे आप प्रोडक्ट्स और कंपनीज को देखेंगे आने वाले 6 महीने में, कई सारी चीजें मार्केट में होंगी। और विद द डेमोग्राफिक जो इंडिया की हैं उसके हिसाब से इसमें काफी कंजम्पशन डिजिटल गोल्ड को लेके भी काफी हुई। शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी चर्चा की, पूरी तरह से बताया कि डिमांड को लेकर ग्लोबल स्थिति क्या बन रही है, घरेलू बाजार की स्थिति क्या बन रही है, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर अच्छी डिमांड दिख रही है और कहां आगे के लिए अच्छे संकेत दिख रहे हैं। शुक्रिया सर एक बार फिर से। चलिए अब हम अपने दूसरे मेहमान के पास चलते हैं। हमारे साथ मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से। मानव, सबसे पहले डिमांड की रिपोर्ट आपने पूरी तरह से देखी, किस तरह की स्थिति इमर्ज हो रही है भारत के लिहाज से? अगर आप देखें तो वैल्यू टर्म में बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे डिमांड, लेकिन अभी भी पिछले साल से हमारी डिमांड कम है। अगर आप क्वांटिटी
में अगर इसे आप कंपेयर करें तो क्या लग रहा है, किस तरह की रिपोर्ट आप लोगों की कुछ नई रिपोर्ट है क्या ड्यूटी एडजस्टमेंट के बाद? किस तरह की चाल आपको गोल्ड की दिख रही है यहाँ से मानव? जी, बिल्कुल। पहले तो विश्वनाथ जी, मेरे ख़्याल से गोल्ड की, सोने की चाल की बात करें तो काफ़ी स्टेबल हो गया है पिछले हफ़्ते के इम्पोर्ट ड्यूटी के एडजस्टमेंट और कॉमेक्स के फॉल के बाद। जैसे हमने पहले भी सर से सुना, जो डिमांड रिपोर्ट की एनालिसिस पूरी हुई, उसमें यही है कि सेंट्रल बैंक्स की जो तरफ से डिमांड हम अब तक देख रहे थे, वो डिमांड थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी जारी है, कंसिस्टेंट है। पिछले साल भी हमने यही मूव देखा था कि क्वार्टर 1 में बहुत अच्छी डिमांड थी। क्वार्टर 2 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा फॉल था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेहतर थे। और क्वार्टर 3 लास्ट दोनों साल से अगर देखें, क्वार्टर 3 के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो इस साल भी हमें क्वार्टर 3 पे नजर एक बार अगर पैटर्न वाइज देखें तो शायद पॉसिबल है कि, और हम इलेक्शन की तरफ भी बढ़ रहे हैं यूएस के, तो अनसर्टेनिटी के चलते शायद ये साल भी क्वार्टर 3 के नंबर्स बेटर आ सकते हैं। सेंट्रल बैंक डिमांड की बात करें, ईटीएफ में भी सर ने ये बताया कि हम ये भी देख रहे हैं, एसपीडीआर बाइंग हो रही है, लास्ट 2 महीने से अच्छे इन्फ्लो आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो डिमांड आउटलुक है, डिमांड ट्रेंड है, वो अच्छा है, कंसिस्टेंट है। सप्लाई साइड भी थोड़ी बहुत बढ़त है। हम यही सोच रहे थे चांदी और सोने दोनों में कि शायद रिसाइक्लिंग जो सप्लाई है वो बढ़ सकता है, क्योंकि दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो अनुमान भी कहीं ना कहीं वो उसके आसपास है, लेकिन उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है जितनी मार्केट को लग रही थी, जी ऑल टाइम हाई प्राइसेस के आसपास। रिपोर्ट की सर बात करें तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी जो जगह है, क्योंकि जो सेल ऑफ है टेक्निकली अगर देखें तो बहुत बड़ा सेल ऑफ हमने आता हुआ देखा है। और इसका मेन कारण यही है कि एक 9% की जो वैल्यू है वो कम हो गई सोने चांदी दोनों में, और दूसरी कॉमेक्स के जो फॉल है उसने भी एड ऑन एक सेंटिमेंट खराब किया है। चार्ट के ऊपर हमने असर आता हुआ देखा, तो 9 और कॉमेक्स में 2-2.5% का जो फॉल था वो भी आया, तो साथ साथ एक बड़ा फॉल दिखा है। थोड़ी स्टेबिलिटी की मांग होगी सोने में, थोड़ा स्टेबल हम देखेंगे इस कमोडिटी को, उसके बाद शायद ऊपर चलता हुआ देखें। तो शॉर्ट टर्म जो एनालिसिस है वो शायद अभी भी साइडवेज टू लोअर हो सकता है, नीचे में और जगह हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टांस जो हम रखते हैं, जैसे हमने हमारे जो एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट में बताया, बाय ऑन डिप्स रखेंगे 12 से 15 महीने के हिसाब से। जो हमने टारगेट्स रखे थे, हमने 80,000 81,000 का टारगेट दिया था डोमेस्टिक में। अब ड्यूटी अगर एडजस्टमेंट भी करेंगे, 8-9% अगर उसमें से निकाल भी देंगे, तो भी अराउंड 75-76,000 के आसपास जो बनता है। तो ओवरऑल टारगेट अभी भी वही है, स्टांस अभी भी वही है, लेकिन प्राइसेस को थोड़ा सेटल होने दें। फ्रेश बाइंग के लिए डेफिनेटली मौका मिलेगा ऐसा लग रहा है। ये हफ्ता भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा मौका मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए सेल साइडवेज टू लोअर हो सकता है, लेकिन लॉन्गर सिनेरियो में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी जारी रख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए खरीदारी आपको जारी रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी से आप रुके। क्या लग रहा है लंबी अवधि के लिए? आपने एग्जैक्ट टारगेट बता दीजिए फिर से। आपने 80-82 की बात की कि 80-82 हज़ार पुराना टारगेट था, तो क्या उसे अब ड्यूटी एडजस्टमेंट आपने अपने टारगेट में किया होगा? तो क्या टारगेट है 12 से 15 महीने 75-76 हज़ार के आसपास का नया टारगेट है गोल्ड का मानव? जी सर, मेरे ख्याल से टारगेट वही सेम है 81,000 का, लेकिन अगर 9% वैल्यू कम हो रही है तो टारगेट में भी वो एडजस्टमेंट होगा, तो 75-76,000 के आसपास वो लेवल बनता है, तो वहां एक बार वो ड्यूटी एडजस्टमेंट होगी। अब कॉमेक्स का साथ हमें मिलेगा और यूएसडी आईएनआर भी अप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका भी सपोर्ट अगर कंटिन्यूसली मिलता है तो दिस शुड बी लेवल जो हम देख सकते हैं। एक सवाल जैसा मैं सचिन जी से भी पूछ रहा था, आपसे भी मानव वही सवाल होगा। अब लोगों के मन में काफ़ी ये सवाल उठ रहे हैं कि ड्यूटी एडजस्टमेंट तो हो चुका है, लेकिन अभी भी घरेलू बाजार काफ़ी लंबे समय से करेक्ट नहीं हुआ है। अगर वहाँ $100 की भी गिरावट कॉमिक्स गोल्ड आती है तो यहाँ पर और भी गिरावट हो सकता है। तो भाव पता चला 66-65 के आसपास भी चला गया। आप क्या मानते हैं, कहाँ तक नीचे आ सकता है शॉर्ट टर्म में? जी, मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट बनता है वो 67,500 के आसपास है। 68,000 से 67,500 के आसपास का लेवल है, जहां पे हम बहुत करीब है उससे, लेकिन वो एक अक्यूमुलेशन जोन होगा। अगर पोजिशनली किसी को लेना है तो 66,000 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है सोने के लिए। वो लेवल मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा सोने में एंटर करने के लिए, बाई
करने के लिए, क्योंकि पिछले बार जब एक रैली शुरू हुई थी 66,000 65,000 के आसपास से वो रैली शुरू हुई थी। तो अभी अगर आपने जैसे बताया कॉमेक्स में बहुत समय से वो फॉल दिखा नहीं है, तो अगर हमारा जो अभी का जो सपोर्ट है $2310 के आसपास अगर वो लेवल आता है, तो दैट विल इक्वल टू 6,000 के आसपास का वो लेवल बनेगा डोमेस्टिक फ्रंट पे। तो वो लेवल आ जाएगा कॉमेक्स और एमसीएक्स में, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डोमेस्टिक फ्रंट पे। मेरे ख्याल से वहां से फिर एक बार तेजी होनी चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। शॉर्ट टर्म में 67,500 के आसपास का एक इमीडिएट लेवल बनता है। चांदी की बात कर लेते हैं। सोने की बात तो लोगों ने समझ ली होगी। मानव को लगता है कि 66,000 के आसपास बढ़िया सपोर्ट लेवल है, वहां पर खरीदारी आप कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, और 12 से 15 महीने में 76,000 रुपए तक भाव हो सकता है। अब चांदी की बताइए, चांदी की चाल कैसे देखिए? चांदी काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, करीब करीब 15,000 की गिरावट रिकॉर्ड स्तरों से। ड्यूटी एडजस्टमेंट इसमें ज़्यादा है, क्या और गिरावट बाकी है उसके अलावा? क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर्स और वहाँ तो अभी गिरावट आई ही नहीं है। जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे कि मैंने जैसे बात की, ये हफ्ता तो शॉर्ट टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, कुछ मिनटों में आ जाएगा, लेकिन कल फेड की मीटिंग भी उतनी ही जरूरी है, और शुक्रवार की नॉन फार्म पेरोल नंबर भी उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि रेट कट के जो सिनेरियो, अब खाली 3 मीटिंग बची है फेड की तरफ से। अगर ये 3 मीटिंग में फेड के डॉट प्लॉट का ये अनुमान है कि शायद 1 रेट कट होगा, लेकिन मार्केट 2 रेट कट डिस्काउंट करके बैठा है। तो कहीं ना कहीं वो जो मार्केट एक्सपेक्टेशन और फेड के बीच में जो खिंचाव है, वो थोड़ा हमें समझ में आएगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो ये हफ्ते के डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। चांदी में कॉमेक्स में बिल्कुल हमने गिरावट देखी है, अगर ऊपर की तरफ से बात करें, क्योंकि ड्यूटी के बाद अगले ही दिन एक थोड़ी रिलीफ रैली थी, लेकिन तुरंत ही हमने ऑलमोस्ट 5-5.5% का करेक्शन देखा है। मेरे हिसाब से और थोड़ी जगह हो सकती है चांदी में, क्योंकि जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, हम अगर चार्ट के हिसाब से भी बात करें तो लंबे फॉल के बाद जिस हिसाब का रिट्रेसमेंट आना चाहिए, वो अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। फंडामेंटली, जैसे सचिन सर ने भी कहा, सोने चांदी दोनों में फंडामेंटली लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी वही है। सिर्फ जो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से और कॉमेक्स के फॉल की वजह से जो करेक्शन आया है, उसने थोड़ी सेंटिमेंट वीक की है, लेकिन फंडामेंटल स्टोरी जो है वो अभी भी सेम है। एक जो हमारा बेट है चाइना पे, आ सकती है चाइना पे चांदी। थोड़ा छोटा जवाब मानव, छोटा जवाब दे दीजिएगा, वक्त अब बहुत कम बचा है। कहाँ किस स्तरों तक चांदी नीचे आ सकती है और ऊपर में कहाँ तक जा सकती है 12-15 महीने में? मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म एक लेवल दे देता हूं, 79,000 78,500 शॉर्ट टर्म में अच्छा जोन रहेगा अक्यूमुलेट करने के लिए। 87,500 का इमीडिएट टारगेट और 75,000 का स्टॉप रहेगा। लंबे समय के लिए बिल्कुल अगर बात करें तो मेरे ख्याल से बाइंग की एक अनुमान रहेगी। जो हमारा 1,25,000 का टारगेट था, उसमें भी 9% का जो ड्यूटी एडजस्टमेंट करेंगे तो 1,10,000 1,15,000 के आसपास वो आता है 12 से 15 महीने के हिसाब से। मेरे ख्याल से 79,000 वाला जो जोन है 78,500, वो अच्छा जोन है बाइंग करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनता है, जी तो जी। वहां से फिर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया मानव, आपने वक्त निकाला। 78,500 अच्छा लेवल है खरीदारी के लिए, और 1,10,000 12 से 15 महीने में चांदी जा सकती है। ये राय मानव मोदी की है। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Perfect